दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग साइंस की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस का आज हमें 10वां लेक्चर लेना है। यानी कुल 10 पार्ट होने वाले हैं। जो लोग नहीं देखें वीडियो, जाकर जल्दी से वीडियो देख लें। याद रखिएगा दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है साइंस में, उसमें मैंने चुना है साइंस में एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। एनिमल प्रोडक्ट्स आपको लग रहा होगा सर आज हम किसका क्विज खेलने वाले हैं, कौन सा प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। दोस्तों बड़ा जबरदस्त प्रश्न उत्तर है यहाँ पर, केवल और केवल एनिमल प्रोडक्ट्स से संबंधित मैं क्वेश्चन करूंगा और आपको जवाब देना है। देखिए जवाब तो देना पड़ेगा, क्यों? अगर आप चाहते हैं सच में परीक्षा में आपकी अच्छी तैयारी हो सके तो जवाब तो मेरे भाई देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज साइंस में हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, आपको टेस्ट देने का भी मौका मिल जाएगा और वीडियोज देखने के लिए भी मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। क्या हो जाएगा जल्दी बताएं। किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? जरा सोच समझ के बताइए। मैं क्वेश्चन को आसान कर दूं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, ठीक है, अभी हो सकता है आपको चीजें अच्छी दिख रही हो। चलो आराम आराम से बताओ। ठीक है, तेल संपन्न बीजों को, ध्यान से सुनिएगा, तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल के किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है। किसमें जमा किया जा सकता है? ठीक है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रति ऑक्सीकारक, वसा, प्रोटीन्स या फिर असंतृप्त वसा अम्ल। क्या सही उत्तर हो जाएगा? फिर से सुनिए, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक, अरे क्या पूछ रहा है, पता क्या पूछ रहा है बताइए? लंबी अवधि तक अगर आपको संरक्षित करके रखना है ऐसे बीजों को तो क्या करना पड़ेगा? याद रखिए उसमें होते हैं असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, और यही असंतृप्त वसा अम्ल उसे लंबे समय तक संरक्षित रखते हैं। ठीक है, स्टोर करके रखने में मदद करते हैं, अदरवाइज हो नहीं पाता। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? प्राकृतिक रूप से कौन सा पदार्थ खट्टा होता है? लिख रहा है चीनी, ये तो मीठा होता है यार। चूना, सर कभी चखा नहीं, वैसे बचपन में मैंने चाक खाया लेकिन बड़ा मजा आता था, वो खट्टा नहीं होता था। बेकिंग पाउडर, सर पता नहीं कैसे लगेगा। सिरका, हाँ सर सिरका रोटी खाया है। ठीक है, सिरका सर खट्टा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है, यही ना। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। लग रहा होगा सर बड़ा आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अरे आगे भी देखते जाओ ना, बहुत मजा आने वाला है। निम्नलिखित सूचना से फसल की पहचान करिए। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आपको बताना मैं किस फसल के बारे में बात कर रहा हूं। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, और मैंने वैसे ही बता दिया कि आज आपको प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है खाली। अधिकांश रूप से दक्षिण पश्चिम भारत में वो फसल उगाई जाती, कहां पर? दक्षिण पश्चिम। जैसे ही मैंने दक्षिण पश्चिम बोला, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये वाला बेल्ट। ठीक है, इधर वाला बेल्ट जो है, ठीक है, यानी ये आपका गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ठीक है, ये वाला बेल्ट जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम है। और बताना है कि कौन सा ऐसा फसल है जो दक्षिण पश्चिम में उगाई जाती है तथा इसकी खेती के लिए जलोत्सारित या ड्रेन्ड मृदा की आवश्यकता होती है और यह फसल लोचदार होती है। पहले बताइए ड्रेन्ड मृदा क्या होता है? ड्रेन्ड मृदा क्या होता है? जल्दी से बताइए। जिसको यही नहीं पता होगा इसका उत्तर नहीं निकाल पाएगा। और जैसे ही मैं बताऊंगा आप टूट पड़ोगे। आपके सामने देखो 4 ऑप्शन है, कपास है, तंबाकू है, रबर है और जूट है। अब आपको पता होगा दोस्तों जूट की सर्वाधिक खेती कहां पर होती है? ये तो पश्चिम बंगाल में होती है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि दक्षिण पश्चिम की बात करें, यानी जूट तो कंफर्म उत्तर नहीं है। अब आगे बात करते हैं, अगर रबर की बात करें तो रबर की खेती में केरल आगे, हाँ एक पल के लिए हो सकता है। तंबाकू की खेती दोस्तों आंध्र प्रदेश साइड होती है और यह भी आपके से मैच नहीं करता दक्षिण पश्चिम से, मतलब तंबाकू भी नहीं हो सकता। कपास हो सकता है क्योंकि कपास की खेती यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। तो उत्तर में से हमें चुनना है कपास या रबर में से कोई एक होगा। चलो 50-50 चांस दे दिया, आप बता दो जल्दी से। ठीक है, क्या उत्तर होने वाला है? कपास होगा या रबर होगा? चलो एक चीज और बताओ दोस्तों, यहां पर रबर के जो वृक्ष होते हैं पहली बार तो लोचदार नहीं होते हैं और वो ड्रेन्ड मृदा में नहीं उगते हैं। ड्रेन्ड मृदा माने होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी, या फिर उसे आप कपासी मिट्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, या उसे आप स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी क्या हो जाती है? फट जाती है ना। तो इसको याद रखिएगा, यहां पर हो जाएगा कपास। कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये कपास की खेती की बात कर रहा है क्योंकि यह खेती दक्षिण पश्चिम भारत में होती है और इसके
उसके लिए ड्रेन मिशा की आवश्यकता होती है मृदा की, और यह एक लोचदार पौधा है। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा होगा दोस्तों कि एकदम नए तरह के प्रश्न आपके सामने दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो सपोर्ट मिलने चाहिए वो सपोर्ट अभी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आप सपोर्ट करिए, इसी वजह से क्लासेज और भी नहीं चल पा रही हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को। ठीक है, देखिए ज्यादातर लोग यहां पर हार्टिकल्चर करते हैं, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, हार्टिकल्चर का नाम तब आता है जब यहां पर तीन चीजें आ जाती है। जैसे यहां पर फल भी आ जाता है, यहां पर फूल भी आ जाता है, और यहां पर सब्जी भी आ जाता है। जब आप व्यावसायिक तरीके से इन तीनों का उत्पादन करने लगते हैं तब उसे कहा जाता है हार्टिकल्चर। सही है, लेकिन स्पेशली फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखें दोस्तों, पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला वाला उत्तर मत चूज करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक विशिष्ट फसल की चर्चा कर रहा हूं, आपको बताना है कौन सी फसल की बात मैं कर रहा हूं। करा वो फसल रबी की फसल है, सोच के बताओ मैं किस फसल की बात कर रहा हूं। मैं तिल की बात कर रहा हूं, मैं सरसों की बात कर रहा हूं, मैं सोयाबीन की बात कर रहा हूं, मैं कपास की बात कर रहा हूं। करा वो एक रबी की फसल है। कब की है? वह रबी की फसल है। ठीक है, दूसरा, अच्छा रबी में मैंने बताया था, अगर भूल रहे हो एक चीज याद दिला दूं, रबी माने होता है सूर्य, और हमें सूर्य की जरूरत कब पड़ती है? ठंडी के समय में, यानी अक्टूबर नवंबर महीने में रबी की फसल की खेती की जाती है। ठीक है, अब तो आप सोच के बताइए कि इसमें से कौन सा चीज है जिसको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। ठीक है, रबी की फसल। दूसरा लिख रहा है जो साधारणतया गेहूं के साथ उगाई जाती है। वाह वाह मेरे सर, गजब पूछ दिया आपने, अब तो मुझे पता चल गया। जो गांव वाले उनको पता है कि गेहूं के साथ क्या उगाते हैं, बताओ। अरे सरसों जो पीला पीला उगता है, ठीक है, सरसों होता है। ठीक है, ये गेहूं के साथ उगाया जाता है। कह रहा है जरूर मिट्टी चाहिए होती है, और जिसके लिए जरूर मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे फसल की पहचान कीजिए। तो हो तो गया जलोढ़ मिट्टी, ये सरसों के लिए आवश्यक है, और ये रबी की फसल भी है और गेहूं के साथ भी उगाई जाती है, मैच करता है कंडीशन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बताओ। निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतया सबसे अधिक होता है? जैसे ही नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण की बात आए, आपके मन में एक सवाल अपने आप आ जाना चाहिए, क्या नाइट्रोजन की चर्चा हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं दलहनी फसलों की। क्यों? क्योंकि दलहनी फसल क्या करते हैं, उनके जड़ों में एक राइजोबियम नाम का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर के नाइट्रेट में तब्दील कर देता है, और वहीं पर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कार्य होते हैं। तो यहां पर दलहन की बात आ गई, तो दलहन यानी दाल। दाल मतलब कोई भी दाल हो, अरहर हो, चन्ना हो, मसूर हो, कुछ भी हो, मटर फटर कुछ भी हो, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो यहां दाल में दलहन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बोलो कोई कठिन चीज मैंने बता दिया क्या? नहीं। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, जरा इसका विस्तार सुनिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा सुन के। ठीक है, पहली बात तो दोस्तों, सेब को हम लोग फल नहीं बोलते हैं। सेब जो होता है इसको झूठा फल कहा जाता है। ठीक है, ये फल नहीं है। आप कहोगे क्या मजाक करते हैं सर, फल की दुकान पर सेब सबसे ज्यादा रखा होता है, आप कह रहे हैं सेब फल नहीं है। हाँ भाई मेरे, सेब फल नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद रखिए फल, अब फल की परिभाषा पहले समझिए आप। फल किसे कहते हैं? जिनका जन्म अंडाशय से हुआ हो। किससे? अंडाशय के परिपक्व होने पर जिनका जन्म हुआ हो उसे फल कहा जाता है। जबकि जो सेब होता है ना, जो सेब होता है फूल का हिस्सा है, ये पुष्प का हिस्सा होता है। ठीक है, ये क्या है? पुष्प का हिस्सा। हम लोग पुष्प खाते हैं मजा लेकर के। ठीक है, वो सेब जो है दोस्तों याद रखिए वो फल नहीं होता, इसीलिए उसको झूठा फल कहते हैं। या कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे असत्य फल। क्या पढ़ते हैं? असत्य फल। सर एक और एग्जांपल दीजिए असत्य फल का, कुछ और। ठीक है, तो याद करिए दोस्तों, कटहल का नाम सुना होगा आपने। कटहल भी दोस्तों असत्य फल कहा जाता है। ठीक है, ये फल नहीं होता है, ये असत्य फल कहा जाता है। ठीक है, तो सेब होता क्या है? तो फिलहाल तो बता दूं आपको, सेब जो होता है उसका मांसल पुष्पासन वाला हिस्सा खाते हैं, पुष्प का हिस्सा होता है। मैंने पहले बता दिया ये अंडाशय से नहीं बना होता है, ये पुष्प से बना होता है। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तब वहां पर क्या हो जाता है? फल हो जाता है। चलिए आगे देखिए। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है। बताइए, जहां पर जैविक क्या करें, जैविक तंत्र को उत्प्रेरित किया जाए उनको क्या कहा जाता है? अब कई लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, उत्प्रेरक यहां पर टिक कर देते हैं। यार उत्प्रेरक नहीं होगा यहां पर। क्यों उत्प्रेरक नहीं होगा? क्योंकि जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित भी करने की बात किया जा रहा है और उसकी अभिक्रियाओं को प्रेरित, तो प्रेरित करने में उत्प्रेरक का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन यहां पर उत्प्रेरक का नाम भी तो दिया है। उस उत्प्रेरक का नाम क्या है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? यह एक उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो अगर एंजाइम ऑप्शन में है तो आप उसको छोड़ करके उत्प्रेरक क्यों टिक करते हैं? हाँ
अगर एंजाइम ऑप्शन में है तो उत्प्रेरक क्यों टिक कर रहे हैं, ठीक है, तो उत्प्रेरक को टिक मत करिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा एंजाइम। अगर एंजाइम ऑप्शन में नहीं होता और इसके जगह पे कुछ और दे देता, जैसे ब्लड दे देता कुछ और, तब यहां पर हम उत्प्रेरक चूज कर सकते थे, लेकिन अभी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा एंजाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की दर को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है, बताइए कौन सा यहां पर भूमिगत खाद्य तना, यानी कौन सा ऐसा है जो खाद्य माने खाने योग्य, यानी उसका तना जो है वो खाया जाता है, ठीक है। हम लोग दोस्तों पुष्प भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, करा अदरक, शकरकंद, गन्ना और मूली, तो खाने वाले योग्य यहां पर जो है वो है अदरक, ठीक है। अदरक याद रखेंगे दोस्तों, इसको भूमिगत तना के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। यह भूमिगत तना है जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी दोस्तों यहां पर जो और अन्य दे रहे थे, ठीक है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, चेंज हो जाएंगे। चलिए, निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है, जो स्तनधारी नहीं है उसके बारे में बताना है। स्तनधारी किसे कहा जाता है, जो याद रखें सिंपल शब्दों में कहें तो जो बच्चे देते हैं वो स्तनधारी कहे जाते हैं। डॉल्फिन, बाघ, मानव और मगरमच्छ, ठीक है। तो डॉल्फिन भी याद रखें दोस्तों, यह भी स्तनधारी है। मछलियों में डॉल्फिन हो गया, मछलियों में सील वगैरह की गिनती हो गई, मछलियों में वेल हो गया, ये सभी स्तनधारी मानी जाती हैं, ठीक है। बाघ भी बच्चे देती है तो ये भी स्तनधारी है, मानव तो है ही है। मगरमच्छ को स्तनधारी नहीं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मगरमच्छ को सरीसृप वर्ग में रखा गया। किसमें? ये रेंग करके चलता है ना, मगरमच्छ के पास पैर होते हैं लेकिन रेंग करके चलता है, इसीलिए इसको सरीसृप वर्ग में रखा गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, जो स्तनधारी नहीं है उसके बारे में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, जो स्तनधारी नहीं है, लिख रहा मछली, चमगादड़ या वेल। स्तनधारी में याद रखें मछलियां नहीं आती, मछलियों में कुछ मछलियां हैं जिनको स्तनधारियों में शामिल करते हैं, जैसे वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, सील हो गया, लेकिन सभी मछलियों को नहीं। तो चमगादड़ और वेल तो सही आपका, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा था कि साइंस में हमें प्रैक्टिस करना है, ये हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिस बैच का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हर एक टॉपिक पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, ताकि बढ़िया से आप तैयारी कर सकें। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? अरे फिर वही पूछ दिया, नाइट्रोजन की यौगिकीकरण कहो या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहो, इन सभी के लिए क्या होते हैं दलहनी फसल, जो दाल वाले हैं। चावल तो है नहीं, गेहूं भी नहीं है, बीन्स को आप दाल बोल सकते हैं ना, बोलो मकई नहीं होगा, बीन्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है मेरे भाई, ठीक है, सिंपल है, ऐसा कुछ खास दिया नहीं यहां पे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? बताइए वह कौन सा पौधा है जिसके पास बीज तो होता है लेकिन वो फल नहीं देता है? कपास का पौधा, कपास के पौधे में बीज होता है, पीपल में भी होता है, फल भी होता है। यूकेलिप्टस यानी गंधा सफेदा, हम लोगों के यहाँ यूकेलिप्टस को क्या माना जाता है भारत में, ठीक है, पर्यावरण का आतंकवादी माना जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास की जमीन को क्या कर देता है, अनुपजाऊ बना देता है। आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस को, पानी बहुत ज्यादा सोखता है। यहां पर फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा चीड़। क्या हो जाएगा? चीड़, क्योंकि यह बीज लाता है पर यह फल नहीं लाता है, ठीक है। तो आपका चीड़ आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चीड़ दोस्तों याद रखेगा ये अनावृत्ति पौधे का उदाहरण होता है, अनावृत्ति होता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आंख का जो पीछे का हिस्सा है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? देखिए, आंख के आगे के हिस्से की बात करेंगे तो उसे कार्निया कहा जाता है, आगे वाला हिस्सा कार्निया कहा जाता है। याद रखें, जब हम किसी को नेत्र दान करते हैं ना तो उसमें कार्निया ही डोनेट किया जाता है, कार्निया ही हम किसी को देते हैं, तो वो तो आगे वाला। यहां पर अंदरूनी पीछे का हिस्सा पूछ रहा है, तो आंख के पीछे वाले हिस्से को दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है, ठीक है, दृष्टिपटल या रेटिना। कार्निया जो होता है इसको स्वच्छ मंडल बोलते हैं, आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? मिट्टी किससे किससे मिलकर बनता है? तो याद रखें दोस्तों, मिट्टी हो गया महीन पाउडर, सैल पदार्थ, खाद मिट्टी, बैक्टीरिया, केचुआ, हवा, पानी, ये सभी कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे फिलहाल, लेकिन यहां पर क्यों दे रहा है?
चलिए यहां पर कुछ मिस्टेक होगा, वैसे मेरे हिसाब से तो सभी होना चाहिए। एक बार आप भी कमेंट करके बताइएगा कि सही बोल रहा हूं कि गलत। गाद, बालू, बालू के कण, मृत्तिका, ये सब शामिल किए जाते हैं मिट्टी में, ठीक है। वैसे बाकियों को सेल में भी रखा जा सकता है। इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति रखता है? सबसे कम आग कौन पकड़ता है? टेलीकाट में तो आग लगा देंगे तो जल जाएंगे पूरा। टेलीक्राट, नायलॉन, रेयान, ये सब कृत्रिम वाले होते हैं। सूती कपड़े में दोस्तों आग कम पकड़ता है, जिसको याद रखेगा सूती। अगर कोई व्यक्ति के शरीर में आग लगाओ ना तो उसे जनरल कपड़े से मत बुझाइए, नहीं तो आग और ज्यादा पकड़ लेगी। सूती कपड़े से आग को बुझाया जा सकता है, तो सूती कपड़े में आग कम लगती है, तो इसको याद रखेगा। चलिए, तारपीन का तेल। तारपीन का तेल किससे मिलता है दोस्तों? अभी आपने पढ़ा पीछे कि अनावृत बीजी पौधे के बारे में, जिसमें पढ़ा चीड़ के बारे में, ठीक है। तो चीड़ दोस्तों बीज देता है लेकिन फल नहीं देता। याद रखिए, तारपीन का तेल उसी चीड़ के पौधे से मिलता है, तो यहां पर चीड़ आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों खेती करने की एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें याद रखिए बिना मिट्टी के पौधे की वृद्धि कराई जाती है, बढ़ते हैं, यानी वहां पर मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मिट्टी के भी पौधे लग सकते। एक बार आप यूट्यूब पे खोल के देखिएगा हाइड्रोपोनिक्स, आपको मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? जिन पौधों को नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं मिल पाता वो कीटों का भक्षण करते हैं, पौधे कीटों को खा जाते हैं, ऐसे पौधों को मांसभक्षी पौधा कहा जाता है। आपने घटपर्डी का नाम सुना होगा, आपने बटरबर्ट का नाम सुना होगा, ये सभी मांसभक्षी पौधे। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मांसभक्षी पौधे। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम दोस्तों आप सभी ने हर्बेरियम बनाया है, लेकिन आज अगर मैं पूछूं हर्बेरियम क्या है तो हो सकता है कि 90% लोग ना बता पाएं। हर्बेरियम क्या होता है? याद होगा दोस्तों, जब हाई स्कूल इंटर में आप पढ़ते थे तो आपको जो है एग्रीकल्चर वाली आपकी क्लास होती थी, उसमें फूल पत्ती चिपका करके लेके जाना पड़ता था, वही हर्बेरियम होता था। तो यहां पर देखिए करा सूखे रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह, गलत है। एक उद्यान जहां विविध प्रकार की जड़ी बूटियां रखी गई हो, यह भी गलत है। एक केंद्र जहां चिकित्सा उपयुक्त पादपों का संग्रह किया हो, यह भी गलत है। एक ऐसा केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया गया हो। अरे आप पौधों की पत्तियां, फूल, ये पंखुड़ियां, यही सब तो लगाते थे, उसी को हर्बेरियम कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा हर्बेरियम, ठीक है। बीज की बुआई के समय सामान्यतया निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए जब आप बीज की खेतों में बीज की बुआई करते हैं तो आप वहां क्या यूज करते हैं? नाइट्रेट, पोटास, फास्फोरस या कैल्शियम? बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में। जब खेतों में बीज की बुआई होती है उसके साथ क्या आवश्यक होता है? तो याद रखें दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी होता है पोटास। क्या होता है? पोटास। तो इसको याद रखेगा, पोटास सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि पोटास युक्त उर्वरक का इस्तेमाल बीज की बुआई के समय किया जाता है, ठीक है। क्योंकि भूमि में इसकी कमी जब होती है तो पौधे बीमार और कमजोर हो जाते हैं। पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक क्या होता है? अगर पौधों को नाइट्रोजन चाहिए तो अच्छा उर्वरक क्या होता है? सबसे बढ़िया होता है यूरिया। आपने पढ़ा होगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% के आसपास होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46% भी याद रखेगा, परीक्षा में यह भी आता है। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। क्या उर्वरक में नहीं पाए जाते? खाद वगैरह में क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन तो होता ही होता है भाई, यूरिया तो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन। क्लोरीन याद रखें दोस्तों, ये जल को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर उर्वरकों में इसका कोई काम नहीं है। फास्फोरस, फास्फोरस तो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप कर लीजिए राइट आंसर। तीसरा उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए मैं तो भाई यहां पर अभी मेरी लाइव क्लास बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे में आपको प्रीमियर क्लास ही देखनी पड़ेगी, या अगर आप बाद में आ रहे हैं तो बाद में आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी चीजें मैं बहुत कुछ सही करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, इस वजह से मैं सही टाइम पे क्लास नहीं दे पाता हूं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं। आप ही के लिए काम कर रहा हूं, इसीलिए समय नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई और बिजनेस है और कोई धंधा है, मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी मैं खुद भी नहीं करना चाहूंगा। तो मुद्दे पर आते हैं। क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया में क्या होता है दोस्तों? तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है। मैंने पहले बता दिया कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46 से 47% तक पाई जाती है। तो एक तरह का फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, अधिक होती है। इनमें से कौन सा है कीट के शरीर का उत्सर्जन है? ठीक है, मोती, मूंगा या लक्षा, ठीक है। कीट के शरीर से उत्सर्जन होकर
बनने वाला यहाँ पर कौन है? मूंगा। ठीक है, याद रखेगा मूंगा। मूंगा कीट के उत्सर्जन से बनता है, जबकि जो अगर आपके दिमाग में मोती आ रहा है ना, तो मोती का फॉर्मेशन अलग है, लाख अलग होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है, तो याद रखें असत्य फल जो होता है, जो सत्य फल होता है वो अंडाशय से बनता है, अंडाशय से, बीजांड से, अंडज से। असत्य फल मैंने बताया कि ये मांसल पुष्पासन होता है। ठीक है, वो होता है मांसल पुष्पासन। तो वैसे तो यहां से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंडाशय से तो सत्य फल बनता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलो ये पढ़ा दिया हूं आपको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, आपको बताना है कौन किससे संबंधित है। जैसे कुनैन, मलेरिया रोग की दवा है कुनैन, और सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, A का 3 हो गया। अब A का 3 मिलते ही देखिए आपको अपने आप सही उत्तर पता चल गया कि यहां पर ये वाला है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। डिजिटलिस जो है पत्तियों से संबंधित है, रॉल्फ्लेरिया जो है जड़ से, और हीरोइन जो है दोस्तों ये फल है। ठीक है, हीरोइन अफीम ये सब जो है फल से संबंधित होता है, तो यहां पर राइट आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य उत्तर है। ठीक है, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का इस्तेमाल किया जाता है? एल्कोहल उद्योग जो है जहां पर एल्कोहल बनाए जाते हैं, वहां पर किस कवक का इस्तेमाल करते हैं? मशरूम नहीं, कैंडिडा एल्बिकेंस, ईस्ट या राइजोपस। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट का। ठीक है, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल में। जब शराब को सड़ा गला करके बनाया जाता है ना, तो वहां पर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है जिसे मानव ने बनाया है? ऊन है, रेयान है, रेशम है, या कपास है? देखिए ऊन तो प्राकृतिक रूप से बनता है, रेशम भी हो गया, कपास भी प्राकृतिक रूप से, रेयान जो है यह मानव निर्मित है क्योंकि इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, यह भी रासायनिक दृष्टि से रेशम या सूत की तरीके से ही होता है। रेशम का कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? देखिए यहां पर ज्यादा लोग लार्वा करेंगे, लेकिन वाणिज्यिक तंतु जब निकलता है ना, वो जो चक्र होता है, जो साइकिल होता है, उस साइकिल में प्यूपा जो साइकिल होती है उसमें वो उत्सर्जन करता है। दोस्तों जिन लोगों को ये सब डिटेल में पढ़ना है वो इंडियन ज्योग्राफी में जाएं और उद्योग वाला चैप्टर देखें, वहां पर आप वस्तु उद्योग का वीडियो देखिए, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी कि कैसे उत्पादन होता है, ये कीड़े कहां पाले जाते हैं, सहतूत के वृक्ष पर कैसे क्या होता है, सब वहां पर बताया गया। ठीक है, तो यहां पर मैं डिस्कस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि यह है प्रैक्टिस बैच। अब जिन लोगों को प्रैक्टिस करना है वो यहां पे आ जाएं, और जिनको चीजों को पढ़ना है वो स्टडी 91 के डिटेल वाले वीडियो में चले जाएं, तो वहां पर इतने डिटेल में पढ़ाया हूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहां पर मुझे समय का भी ध्यान देना पड़ता है। पता चलता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला गया तो 30 क्वेश्चन पढ़ाने में पता चला 1 घंटा लग गया, तो नुकसान ऐसे में आपका हो जाएगा। आप कहोगे सर केवल 30 क्वेश्चन पढ़ा रहे हो 1 घंटा लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर समय को ध्यान में रखते हुए चीजें देनी है हमें आपको, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।